Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are good. Today we are going to learn biology chapter number 3. In the last lecture we read about the kingdoms: kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Fungi and kingdom Monera. And we studied how the 5 kingdom classification held और किस तरह से 5 kingdoms में जो है सब kingdoms बने और फिर उनको जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था वन बाय वन। हमने उन किंगडम्स में ये भी डिस्कस किया था कि उन किंगडम में प्लांट्स के किंगडम में कौन सी चीज़ें आएंगी, एनिमल्स के किंगडम में कौन सी चीज़ें आएंगी और किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या क्या आएगा। क्योंकि बैक्टीरिया को तो प्रोटिस्टा में उन्होंने एंटर कर दिया था, लेकिन फंजाई के बारे में वो स्टिल कंफ्यूज थे, इसीलिए दे मेक अनदर किंगडम फॉर द किंगडम फंजाई। Now we are going to discuss the characteristics of 5 kingdom of life. हमने ये जो 5 kingdoms पढ़े, अब हम इनको एक लाइफ के साथ, हमारी बायोलॉजी की लाइफ के साथ कंसर्न करके पढ़ेंगे। ये हमें पता चलेगा कि हर किंगडम का हमारी बॉडी से जो है बॉडी से क्या रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास किंगडम है मोनेरा। किंगडम मोनेरा की क्या सेल टाइप है? प्रोक्रियोटिक। जब मैंने आपको लास्ट टाइम किंगडम्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि आपको हर किंगडम के बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोक्रियोट है, यूक्रियोट है, हेटरोट्रोप्स है या ऑटोट्रोप्स है। तो बेसिकली जो हमने किंगडम्स पढ़े थे यहाँ पर इस टेबल में उन्हीं किंगडम्स को जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया ताकि इट विल बी ईजी फॉर यू। आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स आई हैं 5 किंगडम्स की तो आप बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाकर पेपर में लिख सकते हैं एंड इट विल सेट अ गुड इम्पैक्ट ऑफ यू अगर आप टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मोनेरा में सेल टाइप है प्रोक्रियोट, न्यूक्लियर इन्वेलप किया है, एब्सेंट होता है इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल वॉल नॉन सेलुलोज होती है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यहाँ तो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यहाँ तो वो जो है वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जिसको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की सेल टाइप है यूक्रियोटिक। इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम फॉर्म्स। ठीक है, कुछ फॉर्म्स में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? यूक्रियोटिक, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसमें क्या है? काइटिन। ठीक है, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स। ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स का क्या मतलब है कि अगर वो किसी से अपना फूड सिंथेसाइज किसी और स्पीशीज से अपना फूड जो है उसको सिंथेसाइज करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो मेनली वो ऑब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। ठीक है, प्लांटाई क्या है? प्लांटी भी यूक्रियोटिक है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसका क्या है? प्रेजेंट होता है, सेल वॉल क्या है? सेलुलोज और पॉलीस्क्राइड, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है? फोटोसिंथेसिस। एनिमेलिया का सेल टाइप यूक्रियोटिक। एनिमेलिया जो है न्यूक्लियर इन्वेलप उसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स। बेसिकली आपने इसमें याद क्या करना है? आपने एक तो सेल वॉल याद करनी है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आप सेल टाइप को डिस्कस करें सिर्फ मोनेरा की प्रोक्रियोटिक है, बाकी सब की यूक्रियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। सेल वॉल इट्स डिफरेंट। ठीक है, और एनिमेलिया में आपने याद कर लेना कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। जैसे कि हम लोगों ने एनिमल का सेल ले लें या ह्यूमन बींग्स का सेल ले लें आप, तो हम में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये इट्स अ जनरल थिंग। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि एनिमेलिया के सेल में तो सेल वॉल ही एब्सेंट होती है। ठीक है, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने याद कर लेने, सबके डिफरेंट हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो विद द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट इज स्टेटसेस ऑफ वायरसेस। वायरसेस, अब हमारे यहाँ पे किंगडम्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं। अब हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, स्टेटसेस ऑफ वायरसेस। स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में थोड़ा बताया एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे किंगडम्स का कुछ भी रिलेशन नहीं है, हमने सब किंगडम्स पढ़ ली, उनकी सब डिवीजन पढ़ ली, उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ ली, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उनकी हिस्ट्री पढ़ ली है, किस किस ने कौन सा किंगडम बनाया था, किस किस ने क्या थ्योरी दी थी, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस। Viruses are the borderline of the living and non-living.
ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। वायरसेस बेसिकली हम एक बॉर्डर लाइन देते हैं लिविंग की और नॉन लिविंग की, लेकिन अगर आप उसका क्रिस्टलाइन नेचर देखें, यानी कि जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्म का क्रिस्टल होता है, उसी फॉर्म का वायरस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दे कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। दे आर ए सेलुलर, ये ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, डैट इज़ दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ए सेलुलर का क्या मतलब है कि उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जैसे कि आम सेल के ऑर्गेनाइज वे में वो काम करता है, वायरसेस की वैसी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए। वायरसेस में या तो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है या फिर डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोमल या डाई, नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड। बेसिकली अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें, वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसमें हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे कि आम सेल, एक एनिमेलिया का सेल जैसे वर्क करता है, वो वैसे उसका सेल वर्क नहीं करता। उसमें आरएनए और डीएनए की जो है वो प्रोटीन कोटिंग होती है उसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस किस में करते हैं, लिविंग सेल्स में। दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। जब हम लोगों ने ऊपर बात की है कि इनका जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो आपको ये बताता है कि एक नॉन लिविंग सब्सटेंस की तरह है, ये मूव नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन रियलिटी क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग है, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ये दे इवन ईट देयर फूड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये एक नॉन लिविंग है। इसी तरह अब नेक्स्ट है कि दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसके वर्क क्या है, लिविंग की तरह। तो हम लोग इसीलिए डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हम कौन से सिस्टम में जो है वो रख सकें किंगडम फंजाई को। इसीलिए हम लोगों ने इसका एक किंगडम सेपरेट बनाया था और इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसलिए कंसीडर जो है वो नहीं किया गया। वायरसेस का बेसिकली आपकी बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हमेशा यही प्रेफर करूँगी, आप पॉइंट्स में लिखेंगे, आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा, और जो एग्जामिनर होगा या चेक करने वाला आपका जो भी होगा टीचर, उस पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यू कैन राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड यू कैन मेक द डॉट्स, लेकिन आपको प्लीज़ जो है वो पैराग्राफ्स को एज इट इज़ नहीं क्रैम करके लिखना। एक तो चीज़ पहले उसको समझें, समझने के बाद आप उसको क्रैम कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज यू मस्ट हैव टू मेक अ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग की। सेकंड, ये ए सेलुलर है। थर्ड, ये आरएनए और डीएनए की प्रोटीन कोटिंग करता है। फोर्थ, ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली इन लिविंग सेल्स। नंबर 5, इसको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया जाता। पीरियड्स एंड viroids are also acellular particles and are not included in 5 kingdom classification। जिस तरह से फंजाई है उसी तरह पीरियड्स और वेरॉइड्स भी हैं जिनके अंदर एसेलुलर पार्टिकल्स हैं, या इनकी कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग नहीं होती, वो भी बाहर से जो है वो नॉन लिविंग कंसीडर्ड होते हैं, लेकिन अंदर जो है वो उनका सिस्टम तो वैसे ही है जैसे कि एज अ लिविंग सेल का होता है, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ईट, दे कैन फीड। लेकिन एक ह्यूमन सेल की या फिर एक एनिमेलिया सेल की या कोर्डेटा की बात करें तो उस तरह से जो है वो ये वर्क नहीं करता। जिस तरह फंजाई नहीं करता उसी तरह पीरियड्स और वेरॉइड्स भी नहीं करते, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, जितना ये इंटरेस्टिंग है उतना ही ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आप इसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को किसी भी तरह, मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो जो है ऐसे टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं जिसमें जो है वो थोड़ी सी लेम लैंग्वेज लिखी होती है, या उनको लगता है कि ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो चलो इसको स्किप कर लेते हैं, और हमेशा पेपर में वही आ जाता है जो कि आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ बेशक 2-3 मेथड्स बताए हुए हैं, बट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो लैंग्वेज आप सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करें वो ज़रूर इस टॉपिक की हो, ठीक है। नंबर 1, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स। जैसे कि अब बायोलॉजी की बात करें हम लोग, अगर हम इसमें भी सिर्फ लेम वर्ड्स या लेम लैंग्वेजेस यूज़ करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते चीज़ों को, हमें पता नहीं चलेगा कि केमिस्ट्री क्या है,
मैथ्स क्या है, जो चीज़ अगर केमिस्ट्री में ह्यूमन वर्ड यूज़ हो रहा है तो बायो में भी ह्यूमन वर्ड यूज़ हो रहा है। जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि वो क्यों ना कुछ चीज़ों को साइंटिफिक नेम से जो है उनकी रिकग्निशन करें, ताकि जो है वो चीज़ जो है हमारे पास वो प्रोमिनेंट भी हो, वो बायोलॉजी के टर्म में भी आए, वो साइंटिफिकली भी अप्रूव हो। तो इसी तरह एक चीज़ के हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, तो उन्होंने एक इसको स्पेसिफिक नेम दे दिया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही साइंटिफिक नेम से आप जानते हो। तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके अगर आपको उस कंट्री में उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो इफ़ यू यूज़ अ साइंटिफिक नेम, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि ठीक है, आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। बायनॉमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स, फर्स्ट ग्रुप जीनस, सेकेंड ग्रुप स्पीशीज। बायनॉमियल जो था, जिसने ये नॉमेनक्लेचर बनाया था, उसने एक साइंटिफिक नेम को 2 नेम्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट जो था वो जीनस का नेम होगा और सेकंड जो है वो स्पीशीज़ का नेम होगा। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कॉर्डलेस लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आप ये साइड पर लिख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कॉर्डलेस लीनियस था जिसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम को। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द साइंटिफिक नेम्स आर: Number 1. Scientific names are usually printed in italics such as Homo sapiens. When handwritten, they are underlined. यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आप इटैलिक्स में यूज़ करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको इटैलिक्स नज़र आती है। आपको हैंड राइटिंग के ऑप्शंस आते हैं जिसमें थोड़ा सा जो टिल्ट करके टेढ़ा करके लिखा होता है उसको बोलते हैं इटैलिक्स, ठीक है। अगर तो आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट इन द इटैलिक्स, लेकिन अगर आप हैंड रिटन में लिख रहे हैं तो आपको साइंटिफिक नेम को लिख के उसके नीचे एक अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि पता चले कि वो एक साइंटिफिक नेम है। सेकेंड, द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड। ये आपको इंग्लिश के टर्म्स में भी पता, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हैं कि फर्स्ट वर्ड ऑलवेज हैव्स टू बी कैपिटल, इसलिए तो जीनस का नेम होगा वो आपने कैपिटल लिखना है, और स्पीशीज़ का जो नेम होगा यानी कि उसका सेकंड नेम जो होगा आपने उसको स्मॉल में लिखना है। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज्ड। साइंटिफिक नेम जब शुरू में यूज़ किया जाता था तो उसको फुल लिखते थे, लेकिन जब सिवरल स्पीशीज़ आ गई उसी सेम जीनस की, तो उन्होंने क्या किया, उसको एब्रीविएट कर दिया। जैसे कि हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है एस्क्रीशिया कोलाई, ठीक है। एस्क्रीशिया कोलाई को उन्होंने क्या किया, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया E.कोलाई। अब हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की पढ़नी है सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस में क्या है कि इन बायोलॉजिकल रिसर्च, अगर हम बायोलॉजी की रिसर्च पढ़ें उसमें क्या बताते हैं कि कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। Common name of onion in Urdu is pyaz, but in different regions it's different, which is known as genda or basil or vasil. In science it is known as with a single name as Allium cepa. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमंस की बात करें, हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, डिफरेंट रीजन्स की बात करें, तो हर जगह साइंटिफिक नेम जो है उसको यूज़ करना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि हर कंट्री में उस चीज़ का डिफरेंट नाम था। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें वो है अनियन। इंग्लिश में तो इसको अनियन कहते हैं, लेकिन हर कंट्री में इसको अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। जैसे उर्दू में कहें तो प्याज, कुछ कंट्रीज़ में इसको बासल कहते हैं, कुछ कंट्री में इसको वासल कहते हैं, और कुछ कंट्री में इसको गेंदा कहते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी कंट्री में हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम्स बनाए। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो एक मेथड था उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें साइंटिफिक नेम्स बनाया, उसमें फर्स्ट वर्ड को जीनस कह दिया, सेकंड को स्पीशीज़ कह दिया। इसी तरह हमारे पास जो प्याज था उन्होंने उसका नाम रख दिया, साइंटिफिक नेम रख दिया एलियम सेपा। एलियम जो कैपिटल ए है वो है जीनस, एंड द सेकंड वर्ड इज सेपा विच इज़ अ स्पीशी नेम, एलियम सेपा। अनियन का नेम रख दिया एलियम सेपा, ठीक है। इसी तरह ब्लैक बर्ड विच इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब जैसे अब हम अगर एक है ब्लैक बर्ड, ठीक है, और एक है क्रो, वो दोनों सेम स्पीशी हैं एंड दे बोथ आर ब्लैक,
तो इसीलिए जो सेम स्पीशीज़ होंगे आपको उनकी साइंटिफिक बेसिस पे नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ही स्पीशीज़ जिसके डिफरेंट नेम्स हैं हर जगह पे, जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अनमैच है, तो उसका साइंटिफिक नेम जो है वो रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल एंड फिन्स एंड गिल्स। एवरीबडी नो फिश जो है एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसके फिन्स होते हैं और उसके गिल्स होते हैं। बट सिवरल कॉमन नेम्स आर सिल्वर फिश, क्रे फिश एंड जेली फिश। इसी तरह कुछ सिवरल कॉमन नेम्स हैं हमारे पास जो है सिल्वर, जिसको सिल्वर फिश कहते हैं, क्रे फिश है और क्या है एक जेली फिश। Organisms are given scientific names by using the binomial nomenclature. Organisms जिनमें हमारे पास scientific names हैं वो क्या करते हैं, scientific names वो कहाँ से लेते हैं, binomial nomenclature से. To avoid all the confusions, organisms are given scientific names by using binomial nomenclature. जो चीज़ आगे डिफाइन होती है वो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर देती हूँ उसके बारे में, कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी हर डिफरेंट कंट्री में, हर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम्स यूज़ करने की, हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकालना था। क्योंकि जब हमारे पास सोल्यूशन होगा तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी होगी। साइंटिफिक नेम्स रखती है तो अब हर जगह उसका एक साइंटिफिक नेम है। अगर आपको उस कंट्री में उस चीज़ का नाम नहीं पता तो यू कैन यूज़ विद द साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम्स हमारे पास कहाँ से है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से। आपको ये MCQ आ सकता है। इन दिस सिस्टम एवरी स्पीशीज कैन बी ambiguously identified with just 2 words. हर जगह आप आराम से इसका साइंटिफिक नेम यूज़ करो और आपको उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल द लैंग्वेजेस, अवॉइडिंग डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसलेशंस। मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात। सम टाइम ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड देम। कॉमन नेम अनियन है जिसका साइंटिफिक नेम है एलियम सैपा। सी स्टार है कॉमन सी स्टार, उसका नाम है एस्टेरियस रूबेंस। और हमारे पास जो थर्ड है वो है हाउस क्रो जिसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस सप्लेंडेंस। आप लोगों ने इनके कॉमन नेम्स देखने और इनके साइंटिफिक नेम्स देखने। आपको साइंटिफिक नेम भी आ सकता है MCQ में कि एस्टेरियस रूबेंस किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा वो सी स्टार को कहते हैं। इसी तरह वो कॉर्वस सप्लेंडेंस से पूछ सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं, अनियन कहते हैं कि हाउस क्रो, तो यू मस्ट हैव टू नो कि उसको हाउस क्रो कहते हैं। ये हमारे पास था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का पूरा एक मेथड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू गाइज मस्ट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन इट विद एग्जाम्पल्स। आप लोग स्पेलिंग्स लिख के याद कर सकते हैं। इसके साइंटिफिक नेम्स आई नो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और थोड़े से न्यू उनकी प्रोनाउंसिएशन है, बट यू कैन लर्न बाय राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व करना किसी चीज़ को। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स the way and the reason and the environment in which the species live. During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. कुछ लास्ट सेंचुरी से देखा जा रहा है कि लोग क्या करते हैं, वो दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर पे जा रहे हैं। कोई फॉरेस्ट का ख्याल नहीं रख रहा, कोई ग्रीनरी नहीं देख रहा, कोई इकोसिस्टम पे ध्यान नहीं देख रहा, कोई पॉपुलेशन पे नहीं ध्यान कर रहा। Everything is just completely messed up in this world. तो बायोडाइवर्सिटी, जिस तरह बायोडाइवर्सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ बायोस्फीयर लेवल, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो गया हुआ है, ठीक है। और वो लॉस ऐसा है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है। इन द मॉडर्न इरा, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न इरा की बात करें, ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटेड। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन के जो एक्शंस हैं, स्पीशीज़ हैं और इकोसिस्टम्स हैं ना, उनको आप वो फुल ऑन वो थ्रेटनिंग लेवल पे हैं। जब कोई भी चीज़ थ्रेटनिंग लेवल पर होती है तो वो नियर टू डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि वो तबाही के बहुत करीब होती है। तो आजकल के मॉडर्न इरा में बिल्कुल ऐसा है। ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्टर्ब है, बायोडाइवर्सिटी लेवल डिस्टर्ब है, फॉरेस्ट डिस्टर्ब है, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग इज जस्ट कम्प्लीटली इन स्ट्रेस और नियर टू डिस्ट्रक्शन। अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन दिस इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी एक्सटिंक्ट और इंडेंजर का वर्ड पढ़ा था। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो स्पीशीज़ जो इस दुनिया में आई तो थी लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, उनका कोई एक स्पीशी भी अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। एवरी स्पीशी ऑफ दैट एनिमल इज़ डाइड, क्योंकि किसी ने ख्याल नहीं रखा, किसी ने देखा नहीं। जो एनिमल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता कोई किसी ने उस पर फोकस नहीं किया तो वो डाइड होते गए।
तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आई नहीं, और वो जो लास्ट कोई स्पीशीज़ रहती भी थी वो भी जो है वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो गई। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन पहले वो थी, अब वो एक्सटिंक्ट हो गई नहीं, अब वो दुनिया में अब दोबारा नहीं आ सकती। जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई वो एक्सटिंक्ट हो गई। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या है? जैसे वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने के करीब है, यानी कि अभी उनकी कोई 24-25 स्पीशीज़ रह गई इस दुनिया में। वो अगर वो 25 और 26 का भी जो है अगर हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा तो ऑब्वियसली वो भी एक्सटिंक्ट की तरफ चली जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जिससे कि पांडा। लेकिन पांडा के बारे में ये है कि जो जापानीज़ और चाइनीज़ है वो उसको रिकवर कर रहे हैं, वो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनके न्यू ऑफस्प्रिंग्स ले रहे हैं, वो जो है उनका इस तरह से ख्याल रख रहे हैं कि उनकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो। लेकिन बहुत सी ऐसी अभी भी स्पीशीज़ हैं। आप पेंगुइन्स की बात करें, जहाँ पोलर एरियाज़ में जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड की बात की जाए, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एनिमल्स की जो है वो ऑब्वियसली एनिमल्स की जो वहाँ पे स्पीशीज़ हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम लोग अगर उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, तो वो भी नियर टू एक्सटिंक्ट होंगी, यानी कि इंडेंजर्ड हो जाएंगी। जिस तरह हमारे पास लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन 1 आवर्ड राइनोसॉर्स, डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हंगुल, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेसिकली जो कि हमारे पास नियर टू इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। नियर टू इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमने जो है आज के टॉपिक में पढ़ा वो क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ लाइफ। हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटे को डिस्कस किया, जिसमें हमने सेल टाइप, न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल वॉल और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ वायरसेस। हम लोगों ने वायरसेस जो थे उनके बारे में पढ़ा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरह होता है एंड दे एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन दे प्रोड्यूस विद लिविंग थिंग्स, और इसको भी जो है इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया गया। जब तक आपको किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशनल लेवल, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन लेवल, एक्सपेरिमेंटल लेवल, हाइपोथेसिस, उसका रिपोर्टिंग रिजल्ट, उसकी थ्योरी, उसकी समरी, उसके लॉ एंड प्रिंसिपल, जब तक हमारे पास पूरे नहीं होंगे हम तब तक जो है वो इसको किसी भी किंगडम के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह वायरसेस भी हैं। वायरसेस के साथ पीरियड्स एंड पीरियड्स में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को हमने पढ़ा। इसका क्या मतलब है कि आप साइंटिफिक नेम्स देते हो ताकि जो है पूरे वर्ल्ड में जहाँ डिफरेंट नेम्स है कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो और एक ही साइंटिफिक नेम से जो है वो लोग उस चीज़ को जानें। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दे दी थी अनियन की, हाउस क्रो की, और हमारे पास कॉमन सी स्टार था। कैसे इसको लिखते हैं? फर्स्ट वर्ड हमारे पास जीनस है, सेकंड स्पीशीज़ है। फर्स्ट वर्ड ऑलवेज हैज़ टू बी कैपिटल एंड सेकंड वन हैज़ टू बी स्मॉल। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई देम, मतलब उनको ऑनरली एक नाम, साइंटिफिक नेम दिया गया है। हालांकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम है, आप उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, लेकिन ऑनरली उनको जो है वो नाम दिया गया है साइंटिफिक मेथड से, ठीक है। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। हमें पता चला कि दुनिया जो है वो कितनी ज़्यादा लॉस में जा रही है अभी बायोडाइवर्सिटी को लेकर, और हमारे पास इसी तरह उसमें एक्सटिंक्ट आ जाते हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी आ जाते हैं। एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमारे पास जो कि विच इज़ अबाउट टू एंड, कम्प्लीटली विच इज़ अबाउट टू एंड। तो हम लोगों को जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी स्पीशीज़ जो है वो या तो एक्सटिंक्ट की तरफ जाएंगी या तो वो इंडेंजर्ड की तरफ जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि वो लायन हो सकता है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है जो कि नियर टू एक्सटिंक्ट है, मतलब इंडेंजर्ड है, जिसमें हमारे पास 1 ऑनर्ड राइनोसॉर्स है, डियर है, इंडियन है, वाइल्ड एस, हैंगुल है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आप लोगों ने एग्जांपल्स को राइट करके उसके स्पेलिंग्स एज इट इज़ याद करने, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, आप इसमें स्पेलिंग्स जो है वो गलत नहीं लिख सकते, ठीक है। और 5 किंगडम की जो करेक्टरिस्टिक्स का टेबल है इट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट यू कैन थिंक। आपको एज इट इज़ करेक्टरिस्टिक का टेबल आ सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही उठा के दे दे कि आप जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर नोट लिखें। वो आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि बताएं उसकी सेल टाइप क्या है। आपको ये MCQs के लिए ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप टुडे का लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव रहा होगा।
इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फ्रीली फ्रेंकली। कुछ भी आपको समझ नहीं आए आज के लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं होता कि जिनमें नंबरिंग लिखी हुई हम उनको स्किप कर देते हैं, नथिंग यू कैन स्किप। ओके, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम आगे फर्दर जो है बायोडाइवर्सिटी के इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन लेवल पढ़ेंगे कि कैसे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव मोड पे आई हुई है और कौन से हमारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।